इंडिफरेंस कब होता है? अ कर्व शोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which gives equal satisfaction to the consumer. ठीक है, it is a locus of points of combination of two goods. ठीक है ना, उसे हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं. फिर हमने क्या पढ़ा इंडिफरेंस कर्व के बारे में, और क्या पढ़ा इंडिफरेंस कर्व के बारे में? हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर द सेटिस्फेक्शन. If one commodity remains constant and the consumption of one commodity remains constant and the consumption of other commodity increases, the satisfaction also. मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस. अब देखो, हमने कहा कॉम्बिनेशन ए बी सी डी, गुड 1 गुड 2. ठीक है, इसको हमने पहले 3 था, 4 किया, चलो 1 2 3 कर देते हैं. 1 2 3 4 5. एक एक इसकी इंक्रीज करने के लिए दूसरी को हमने डिक्रीज करना स्टार्ट किया. दूसरा पहले हम 20 ले रहे थे, फिर हमने 15 किया, फिर हमने 11 किया, फिर हमने 8 किया और फिर हमने 6 किया. यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या बना? यहाँ पे फर्स्ट पे तो कुछ नहीं होगा, सेकंड में 5:1, 4:1, 3:1 एंड 2:1. और MOC और फिर MRS MOC और MRT एक ही बात है. MOC हमें एक्सप्लेन करता है इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सेम बात, जो टेक्नोलॉजिकल है उसी को जब हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के टर्म में डिफाइन कर देते हैं तो वो एक ही बात की बात कर रहे हैं. यहाँ पर हम MOC भी नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की बात ही नहीं हो रही है. यहाँ पे कोई किसी भी तरह की प्रोडक्शन की बात नहीं हो रही है. तो यहाँ पे किसी भी तरह से हम ये नहीं डिस्कस कर रहे कि टेक्नोलॉजिकल है या कोई अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रही है कम मिल रही है, या सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फेक्शन की बात हो रही है. यहाँ पे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की बात हो रही है. तो यहाँ पे सेटिस्फेक्शन रैंक्स की बात हो रही है, नंबर्स की कोई बात ही नहीं हो रही. जबकि हम जब MOC निकालते हैं, MRT निकालते हैं, हम नंबर्स की बात करते हैं. MRT हो जाती है, उसको MOC भी बोल सकते हैं, लेकिन MRS के सब्स्टिट्यूशन में हम कोई और वर्ड नहीं यूज़ कर सकते. ठीक है, अब अगर मान लो मैं यहाँ पे गुड 2 कुछ इस तरह से करती कम, 20, 18, 15, 10 एंड 2. तो यहाँ पर MRS क्या होता? 2:1, 3:1, 5:1 और 8:1. ऐसा होता. ठीक है ना, क्योंकि MRS क्या होता है? सैक्रिफाइस ऑफ गुड 2 गेन ऑन गुड 1. ठीक है, अब अगर मेरी कंजम्पशन कुछ इस तरह से कम होती कि 20, 16, 12, 8 एंड 4, तो MRS क्या होता? 4:1, 4:1, 4:1 एंड 4:1. यानी कि यहाँ पर इस केस में दिस इज डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. डिमिनिशिंग है ना, यहाँ पर इंक्रीजिंग रेट ऑफ
सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे अगर ये केस होता तो ये इंक्रीजिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता, और ये है कांस्टेंट रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हम ये कहते हैं कि इस केस में इंडिफरेंस कर्व ऐसे है, अगर हम इस केस को फॉलो करेंगे तो इंडिफरेंस कर्व ऐसे आ जाएगा, और इस केस को फॉलो करेंगे तो इंडिफरेंस कर्व कैसा आएगा, एकदम स्ट्रेट आएगा। अब बात ये है कि ये तो एकदम पॉसिबल ही है, ये नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल है? क्योंकि कोई भी रैशनल कंज्यूमर पहली बात बढ़ाएगा नहीं। रैशनल कंज्यूमर जब कंजम्पशन करता है तो सब्स्टिट्यूशन में ऐसे नहीं करेगा कि वो एक की बढ़ाए और दूसरे की और तेजी से बढ़ाए, ठीक है, फिर वो रैशनल कंज्यूमर नहीं होगा। दूसरा, अगर हमारा ये कन्वेक्स टू ओरिजिन होगा, कनकेव टू ओरिजिन होगा, तो ये कहीं ना कहीं टच कर ही जाएगा एक्सिस को, जो कि पॉसिबल नहीं होता, इंडिफरेंस कर्व की एजम्पशंस के अगेंस्ट हो जाता, ठीक है। ये कांस्टेंट, ये एक बार को पॉसिबल हो सकता है कब? ओनली व्हेन सब्स्टिट्यूट गुड्स आर देयर, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स जिनको हम होमोजीनियस भी कहते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो ही ऐसा इंडिफरेंस कर्व पॉसिबल है, अदरवाइज ये भी नॉट पॉसिबल है। क्योंकि अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ही है तो फिर हमें ये सेटिस्फेक्शन, हमें इन सब की बात ही नहीं है, फिर तो ये क्वेश्चन ही राइज नहीं हो रहा कि कंज्यूमर किसको प्रेफरेंस दे रहा है। जब दोनों ही परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो कंज्यूमर के लिए ये इररिलेवेंट हो गया ना, हमारा जो इंडिफरेंस कर्व की स्टडी है वो इररिलेवेंट हो जाएगी ना, तो इसलिए। बट हाँ, अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर एनी चांस हम दोनों एक्सिस पे लेते हैं तो ऐसा होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने जो सारी बातें की वो क्या बातें की हैं? सेटिस्फेक्शन, 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 सब सेटिस्फेक्शन की बातें कर रहे हैं। कंज्यूमर के इनकम की कहीं कोई बात नहीं आई। सेटिस्फेक्शन तो मेरे को BMW में बैठ कर आता है, अब मैं क्या करूं? सेटिस्फेक्शन की क्या है? पैसा। सेटिस्फेक्शन तो भाई मुझे वो 5,000 रुपए की दाल खाकर आता है, इक्वल सेटिस्फेक्शन है 5,000 रुपए की दाल खाने में। बट सेटिस्फेक्शन सिर्फ काम नहीं करता, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आने के लिए उसके सेटिस्फेक्शन के साथ साथ उनकी इनकम भी मैच होनी ज़रूरी होती है, ठीक है। तो हम अब पहले इनकम की बात करेंगे, फिर दोनों को मिलाएंगे। अब इनकम की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास एक टर्म आती है बजट लाइन। तुम देखो इस चैप्टर में हम जब बात कर रहे हैं तो सारे कर्व्स की ही बात कर रहे हैं, ग्राफिकल बातें ही कर रहे हैं। इंडिफरेंस कर्व ग्राफिकल थिंग थी, ये भी ग्राफिकल ही है। अगर बनाने को देखें तो बजट लाइन ये होती है, ये बजट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन। ये गुड 1 है और ये गुड 2 है। बट बजट लाइन क्या है? बजट लाइन है लोकस ऑफ ऑल बजट बंडल्स which could be budget bundles of 2 goods which could be purchased within the given level of income। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि मान लो किसी कंज्यूमर की इनकम जिसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं वो 100 रुपये है, ठीक है। 100 रुपये उसकी इनकम है। प्राइस ऑफ X ₹10 पर यूनिट है, प्राइस ऑफ Y ₹20 पर यूनिट है, ठीक है।
ये है। अब हमारे अलग अलग कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं। अब ये गुड एक्स और गुड वाई, अगर हम पूरी की पूरी इनकम गुड एक्स पे खर्च कर दें तो हम कितनी यूनिट ले सकते हैं? 10। इसकी 0, ठीक है ना, ऐसे ही होगा। अब अगर मैंने इसकी 1 यूनिट ले ली तो कितने रुपए खर्च हो गए? 20 रुपीज़ खर्च हो गए। बचे कितने? यानी कि मैं इसकी 8 ले सकती हूँ। अगर मैंने इसकी 3 ली, 2 ली तो 40 खर्च हो गए। तो अब मैंने 6 ली, 3 ली, कितने खर्च हो गए? 60। 4 ली और इसकी 5 ली तो इसके लिए 0। ये जो हमारे पास है ना 10 0 8 1 6 2 4 3 2 4 और 0 5, इनको हम कहते हैं बजट बंडल्स। ये बजट बंडल्स हैं, इन्हें हम बजट बंडल कहते हैं, ठीक है। और इन्हीं बजट बंडल को जब हम यहाँ पे पॉइंट कर देते हैं तो ये हमारी बजट लाइन हो जाती है। तो इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं कि ये अगर हमारी बजट लाइन है ए बी, ये अगर हमारी बजट लाइन है तो दिस इज अ पॉइंट वेयर ऑल इनकम इज स्पेंड ऑन वाई, है ना, क्योंकि मैक्सिमम क्वांटिटी वाई की ले पा रहे हैं। दिस इज अ पॉइंट वेयर ऑल इनकम इज स्पेंड ऑन एक्स, ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। और ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो विद इन द रेंज ऑफ इनकम आ सकते हैं। अगर मैं इसको नाम दूँ C D E F, तो ये सारे कौन से पॉइंट्स हैं जो विद इन कंज्यूमर्स इनकम ले सकता है। अभी यहाँ पे सेटिस्फेक्शन की कोई बात नहीं हो रही है, हम ये कह रहे हैं उसके इनकम लेवल में वो ये कॉम्बिनेशन ले सकता है। अगर वो अंदर के किसी कॉम्बिनेशन पर आता है तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इनकम है, मतलब उसकी हाँ कह सकते हैं कि उसकी इनकम को पूरी तरह से वो यूज़ कर ही नहीं सकता, कर रहा। अगर वो यहाँ पर है तो दिस इज अनअटेनेबल। नहीं, हम ये assumption है कि द इनकम इज कम्प्लीटली कंज्यूम, सेविंग की बात नहीं कर रहे हम। क्योंकि अगर सेविंग करेगा फिर से नहीं, वो सेविंग करेगा तो फिर सेविंग की बात करने से तो वो आगे भी उसके लिए कंज्यूम करेगा, कभी तो करेगा ना। तो उसकी विद इन इनकम, तो भाई इनकम क्या है? अगर मैं 2 गुड्स एक्स गुड वाई पे ले लूँ, मैं यहाँ पे उसका एक्सपेंडिचर और यहाँ पे सेविंग ले लूँ, तो या तो वो इधर एक्सपेंस करेगा या सेविंग करेगा। अगर वो यहाँ पर है तो सारा सेव कर रहा है, यहाँ पर है तो सारा खर्च कर रहा है, कैसे भी ले लो। अभी हम, मैं वही तो कह रही हूँ, हम स्टडी को गुड्स के बजाय स्टडी को वेरिएबल्स चेंज करके भी तो कर सकते हैं। हम सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं, हम किसी कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन गुड्स से ना देख के उसकी एक्सपेंडिचर और सेविंग से देख लें तो हमारे वेरिएबल ही तो चेंज हो रहे हैं। बट हम उस पर नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि अगर हम उस पर जाएंगे तो और बहुत सारे इंटरवेंशंस आ जाएंगे जिसको हमें पढ़ना नहीं है, इसलिए आप लोगों को वो वाले वेरिएबल्स के थ्रू पढ़ा नहीं रहे हैं। हम सेविंग की बातें करेंगे, हम इनकम की बातें करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट की बातें करेंगे, कब करेंगे? जब हम 12th में आ जाएंगे, क्योंकि तब हम सिर्फ एक कंज्यूमर की बात नहीं करेंगे, हम पूरी इकोनॉमी की बात करेंगे। तब हम बड़े हो जाएंगे ना, तो हम बड़ी बातें करेंगे। एक कंज्यूमर को क्या करेंगे? स्टडी करके फिर हम बड़ी बातें करेंगे। अभी आपको बहुत ही ग्राउंड लेवल पे चीज़ें सिर्फ इंट्रोड्यूस की जा रही हैं कि आपको बस ये पता लग जाए कि टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं, नॉट मोर देन दैट। ये बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो ये हमारा बजट लाइन होता है। अब इसमें
जैसे कि अगर हम बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व की, तो अगर हम कहें कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या है, स्लोप का मतलब क्या होता है कि उस कर्व की शेप ऐसी क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज MRS XY। हमारा जो भी ये रेट होगा उसके बेसिस पर हमारा स्लोप डिसाइड होगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो बजट लाइन है उसका स्लोप डिसाइड होता है रेशियो ऑफ प्राइसिंग, रेशियो बिटवीन प्राइसेस ऑफ X एंड Y। और इसी से अगर मैं बजट इक्वेशन बनाना चाहूँ, बजट इक्वेशन का मतलब हमारी टोटल इनकम, यानी कि हमारी टोटल इनकम कैसे यूज़ हो रही है, प्राइस ऑफ X इंटू क्वान्टिटी ऑफ X, प्राइस ऑफ Y इंटू क्वान्टिटी ऑफ Y, यही तो हो रहा है। अगर हम यहाँ देखें, ये क्वांटिटी है, ठीक है ना, ये क्वांटिटी ऑफ X है, ये क्वांटिटी ऑफ Y है। अगर मैं क्वांटिटी ऑफ X और प्राइस को मल्टीप्लाई कर दूं और क्वांटिटी ऑफ Y और प्राइस को मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो इनकम के बराबर ही तो आएगा। जितने भी कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन 1 2 3 4, ये कॉम्बिनेशन जो अलग अलग हैं, इन सारे कॉम्बिनेशन पे यही तो हो रहा है, समझे। तो इसलिए हम इसे कहते हैं बजट इक्वेशन। अब पहले तो हम बजट लाइन के बारे में और पढ़ेंगे, फिर हम दोनों को मिला के बात करेंगे। देखो अब होता क्या है, ये हमारी बजट लाइन है, ठीक है। अगर कंज्यूमर की इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज या डिक्रीज होगी, तो बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी ऐसे। अगर इंक्रीज होगी तो B1 L1 और डिक्रीज होगी तो B2 L2, ठीक है। अगर ये एक और रीज़न से हो सकता है, इनकम सेम हो, ठीक है ना, गुड Y गुड X। अगर ऐसे हो कि प्राइसेस ऑफ बोथ goods increases in same proportion, अगर दोनों के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं विद सेम प्रपोर्शन, तो इसका मतलब वो शिफ्ट होके B2 L2 पे आ जाएगा। अगर डिक्रीजेस इन सेम प्रपोर्शन, तो वो B1 L1 पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये रीजंस होते हैं जब बजट लाइन शिफ्ट होती है, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारी बजट लाइन ये BL है और ये L1 और ये L2, कब ऐसा होगा, जब किसी एक का इंक्रीज या डिक्रीज होगा। हाँ, तो यहाँ पे किसका हो रहा है, गुड X का प्राइस, यानी कि प्राइसेस पर यूनिट ऑफ गुड X अगर इंक्रीज होगा तो कहाँ से,
अगर इंक्रीज होगा तो वो BL1 पे जाएगा और डिक्रीज होगा तो वो BL2 पे जाएगा। ठीक है, ये हमारा इंक्रीज, ये दोनों हमारा राइट वर्ड है, या हम क्या कह सकते हैं, अपवर्ड है। हम वो राइट वर्ड का है, वो नहीं है। ये राइट वर्ड, ये लेफ्ट वर्ड है। ये हाँ सॉरी, इधर ही लिख लेते हैं। ये राइट अपवर्ड या राइट वर्ड है, और ये वाला लेफ्ट वर्ड है ना। लेफ्ट वर्ड और डाउनवर्ड है। इसको क्या कहेंगे, शिफ्ट कहेंगे, इस वाले केस को शिफ्ट कहेंगे, रोटेशन। रोटेशन कहेंगे। इसे हम कहेंगे रोटेशन ऑफ बजट लाइन। ये रोटेशन ऑफ बजट लाइन है। तो बजट लाइन रोटेट हो रही है। अब बजट लाइन यहाँ पर ऐसे भी तो रोटेट हो सकती थी, अगर ये BL से B1L या BL से B2L शिफ्ट हो रही है तो क्या रीज़न होगा, यहाँ पे अगर B1 पे आ रही है यानी कि प्राइस ऑफ Y इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे प्राइस ऑफ Y डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, सिर्फ प्राइस की उससे होती है। हाँ, यहाँ पे प्राइस और इनकम ही डिटरमिनिंग फैक्टर है और कोई वारंटी वगैरह नहीं करेगा। हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, हम बिल्कुल वो बात कर रहे हैं जो फिक्स हम कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ क्वालिटी को तो मेजर ही नहीं कर पाएंगे ना, तो कैसे करोगे। नहीं, लास्ट में से PPC वगैरह में वो था अदर फैक्टर्स की वजह से जो चेंज होता है। यहाँ पे कुछ नहीं है। अब अगर मान लो कुछ ऐसा हो, ये बजट लाइन है, ठीक है, पहले कंज्यूमर ये कॉम्बिनेशन पे था, अब कंज्यूमर ने ये वाला कॉम्बिनेशन ले लिया, यहाँ से यहाँ आ रहा है या यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, मूवमेंट ऑन बजट लाइन। तो इसमें भी मूवमेंट भी है, शिफ्ट भी है, रोटेशन भी है, सब है बजट लाइन में। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब क्या होता है, अगेन जो हमने यूटिलिटी में किया था, स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, जो हमने पहले किया है कि एक ऐसा पॉइंट वेयर कंज्यूमर वांट्स टू स्टे, फ्रॉम दैट पॉइंट कंज्यूमर डू नॉट वांट टू मूव। ठीक है, तो दिस इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ अ कंज्यूमर। ओके, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, एक सेटिस्फेक्शन लेवल, यानी कि एक कंज्यूमर का कंप्लीट सेटिस्फेक्शन, तो हम कह सकते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, हम ये कहते हैं कि सिर्फ सेटिस्फेक्शन नहीं है, उसकी जो लेवल ऑफ इनकम है उसके अंदर अंदर वो सेटिस्फाइड है, तो हम कहते हैं विद इन द गिवन लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, तो जो उसका इनकम लेवल है उसी में हम मान के चलते हैं कि वो सेटिस्फाइड है। और जो हमारा प्राइस ऑफ कमोडिटी है, यानी कि एट गिवन प्राइस ऑफ कमोडिटी, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो एट अ गिवन प्राइस ऑफ कमोडिटीज़, टू कमोडिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, एट अ गिवन प्राइस ऑफ टू कमोडिटीज़ एट द गिवन लेवल ऑफ इनकम ऑफ कंज्यूमर, जहाँ पे कंज्यूमर पूरी तरह सेटिस्फाइड है, दैट इज़ कॉल्ड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, मतलब कंज्यूमर डू नॉट वांट टू चेंज दिस स्टेट, वो यहाँ पे ही टिका रहना चाहता है। ठीक है, तो अब कंडीशंस की जब हम बात करते हैं कि विच कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, तो हम कहते हैं स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x ऑन y,
should be equal to slope of budget line, that is equal to ratio of prices of two commodities, means price of x upon price of y. तो यानी कि पहली कंडीशन क्या हुई कि MRS XY is equal to PX upon PY, that is the slope of indifference curve is equal to slope of budget line. दूसरी कंडीशन क्या हुई, जो डायग्रामेटिक फॉर्म में होती है कि इंडिफरेंस कर्व शुड बी, मस्ट बी टेंजेंट टू बजट लाइन, हमारी बजट लाइन के टेंजेंसी पे आना चाहिए, इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए. तो हमेशा ध्यान रखना इंटरसेक्शन नहीं, टेंजेंसी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, देखो जैसे ही डायग्राम है, बजट लाइन BL है हमारे पास, उस पर इंडिफरेंस कर्व जो फर्स्ट वाला है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उससे हम इक्विलिब्रियम नहीं डिसाइड करेंगे. जो हमारा इंटरफेरेंस कर्व 2 है दैट इज टेंजेंट टू बजट लाइन, जस्ट उसे टच करके निकल रहा है. और जो इंटरफेरेंस कर्व 3 है वो अबव द बजट लाइन है, तो वो तो पॉइंट ही नहीं बनता, अबव हमारा बजट लाइन से ही आगे जा रहा है. तो टेंजेंसी पॉइंट इज E. इसका मतलब हम गुड X और गुड Y की जब बात कर रहे हैं तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट विल बी E. ठीक है, हम गुड x की OX1 और गुड y की OY1. तो OX1 quantity of good x and OY1 quantity of good y will be consumed by the consumer. यानी कि वो जो कंज्यूमर है वो कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करने वाला है, x एक्सिस पे OX1 यानी कि गुड x की OX1 और गुड y की OY1. ठीक है, किस पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे. इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ है, E पॉइंट पे. E पॉइंट किससे बन रहा है, इंडिफरेंस कर्व 2 से, जो बजट लाइन को टेंजेंट कर रहा है. ठीक है, ये क्लियर हो गया. अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा इंडिफरेंस कर्व 2 जो अबव द बजट लाइन वाला पॉइंट है वहाँ पे हमारा एक कंज्यूमर से इक्विलिब्रियम आए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी बजट लाइन को बढ़ाना पड़ेगा, हमें अपनी बजट लाइन को शिफ्ट करना पड़ेगा अपर साइड पे. यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ बजट लाइन विल लीड टू इंक्रीज इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो ये आएगा इसमें. तो ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व पे हमें जाना पड़ेगा. गॉट इट. तो अब अगर हम एजम्पशंस की बात करें तो एजम्पशन वही है जो हमारी यूटिलिटी में भी थी कि एक रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए. हमारे जो दोनों गुड्स हैं, गुड X एंड गुड Y, उन दोनों के प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए. देयर इज कांस्टेंट प्राइसेस. क्योंकि क्या होता है ना, चेंजेस अगर होंगे तो उसको स्टडी करना मुश्किल है. हम कांस्टेंट चीज़ें रखेंगे तभी हम स्टडी कर सकते हैं. हमारी जो नेचर ऑफ गुड्स है जिसके हम बात कर रहे हैं, वो नेचर ऑफ गुड्स हमारी वो भी कांस्टेंट होनी चाहिए. ठीक है, तो हमारी कंज्यूमर की इनकम भी कांस्टेंट होनी चाहिए. राइट. ठीक है, तो नो चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, ये भी हमें ज़रूरी है. सब कुछ कांस्टेंट रहना चाहिए. ओके. तो हमेशा ध्यान रखो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हमेशा कांस्टेंट कंडीशंस पे ही बनता है. तो अभी चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है. इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं.